नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर जो है संस्कृत भाषा की लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। जी हां, 25 टॉपिकों पर जो है लाइव प्रश्नोत्तरी होने वाली है, जिसमें प्रतिदिन एक टॉपिक पर जो है 5 प्रश्न, दुर्लभ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका 9वां भाग है। इसके अंदर जो है संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो है आपका कारक। उस कारक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो हम समझेंगे कि आपके पूर्ण तैयारी है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि पीछे हमने जो है आपके अभी तक 8 पार्ट बनाए हैं, जिसके अंदर जो है 8 अलग अलग टॉपिक पर प्रश्न पूछे थे। आज तक किसी ने भी 5 के 5 प्रश्न राइट नहीं किए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम आपको वो दुर्लभ प्रश्न पूछ रहे हैं जो आपको मेरिट बनाने में सहायक करते हैं। इसलिए हमारे जो है गहरे अनुभव और जो है जांच पड़ताल के अनुभव के आधार पर जो है हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पिछला भाग जो आपका टॉपिक नंबर 8 था प्रत्यय, उस प्रत्यय के अंदर जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे उस समय तादाद भी काफी थी, लेकिन कंपटीशन भी बहुत कुछ हुआ था। उस समय बहुत मतलब जो है नाराज भी हुए थे कि हमें ये प्रश्नों की इतनी अच्छी तैयारी है फिर भी प्रश्नों के उत्तर कैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका एक ही रीजन बता सकते हैं कि हम जो गहराई से पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर, उसके बाद में इस तरह से लाइव प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो जो हमने पढ़ाया है उस पर आप लोग जो है हमारे पढ़ाई अनुसार आप लोग जो एक एक चीज आपको कंटिन्यू समझ में रहेगी, तो वहां पर जाकर के पढ़िए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पढ़ सकते हैं। यहां पर चैनल के लोगों को क्लिक करके जो है वहां पर प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी की जो है 8 टॉपिक हो चुके हैं और आगे जो है 25 टॉपिक प्रश्नोत्तरी जो है चलेगी। सब के सब एक ही जगह आपको प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चे और 11वीं 12वीं संस्कृत साहित्य वाले बच्चों के लिए भी ये संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रिवीजन के तौर पर संस्कृत प्रश्नोत्तरी है, तो इसमें जरूर भाग लेवें। और एक मनोरंजनात्मक तौर पर यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से हम जो है ये आपको संस्कृत लाइव प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसके रेट संस्कृत भाषा जो आपके रेट की परीक्षा देने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि रेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अगर संस्कृत में अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि हमारे जो है 20 तक स्कोर जाता है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और 25 तक भी मानते हो तो 1-2 नंबर इंक्रीज होते हैं तो उससे सिलेक्शन के चांस रहते हैं, क्योंकि संस्कृत में आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि संस्कृत में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 25 प्रश्न आप राइट कर सकते हो, लेकिन 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां प्रश्न राइट करने के लिए आपको पूरा गहराई से पढ़ना होगा और वो हम पढ़ा रहे हैं। जी हां, तो आज की लाइव प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो है वादे के मुताबिक आपको बता देते हैं, ये तो है आपके लाइव प्रश्नोत्तरी जो है भाग 9 कारक, लेकिन इससे पहले भाग 8 जो आपका प्रत्यय प्रकरण था उसके विजेताओं की सूची। हाँ, विजेताओं की सूची, क्योंकि विजेता तो है नहीं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें मतलब आपके उत्तर आ रहे थे वो लगभग जो है हमने हमारे नियम के अनुसार सर्वप्रथम और सर्वाधिक सही उत्तर देने वाले विजेता रहते हैं। लेकिन जो प्रत्यय नाम का टॉपिक है उसमें 3 जने विजेता है, 3 जने विजेता है। जी हाँ, जो जब हम उत्तर बता देते हैं उसके बाद में आप उत्तर बताते हो वो मान्य नहीं होता है, और सबसे पहले आप गलत बताते हो और उसके बाद में कोई राइट बताता है तो वो जो राइट बताता है सर्वप्रथम उसको ही मान्य होते हैं। तो यहां हम बता देते हैं कि पहले प्रश्न का किसी ने भी उत्तर राइट नहीं बताया था, और दूसरे प्रश्न का है सुजाता चौहान ने राइट उत्तर बताया था। तीसरे प्रश्न का जो है तेजाराम जी ने राइट उत्तर बताया था। चौथे प्रश्न का किसी ने भी उत्तर सही नहीं बताया था, और 5वें का जो है पंकज जी मकवाणा ने राइट उत्तर बताया था। इस तरह से जो है 3 जनों ने एक एक प्रश्न का राइट उत्तर बताया था, जो तीनों के लिए सर्वाधिक हो गया, यानी एक प्रश्न राइट बताए हैं। केवल एक के स्तर पे मेरिट बनी है। संस्कृत की मेरिट जो है प्रत्यय नाम के टॉपिक में बहुत कम बनी है इस बार। देखते हैं कि आज के टॉपिक में कौन मेरिट में जाता है, कौन सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर सही देता है। तो यहां पर जो है आपके तीनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो आपके प्रत्यय नाम के टॉपिक में विजेता रहे थे। इस तरह से एक के स्कोर पर ये तीनों विजेता हैं। देखते हैं, चलते हैं आज के जो है लाइव प्रश्नोत्तरी के अंदर, जिसके अंदर कारक नाम का टॉपिक है। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई है। आज के विजेता बनने के लिए तैयार रही है। स्क्रीन पर आपके जो है पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हां, पढ़ करके उसका ढंग से और धैर्यपूर्ण उत्तर दें। एक बार आपने गलत उत्तर दे दिया उसके बाद में राइट दोगे तो मान्य नहीं होगा। जी हां, स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, अत्र पुत्राय शब्दे चतुर्थी विभक्ति अस्ति।
यहां पर जो है प्रश्न सही ढंग से पढ़े। पिता पुत्राय कृध्यति, यहां पर पुत्राय शब्द है, उसमें चतुर्थी विभक्ति है, वो कौन से प्रकार की है? कारक विभक्ति है या उपपद विभक्ति है या द्वयोरपि यानी दोनों ही हैं या फिर एको अपि नास्ति यानी एक भी नहीं है? तो बताइए, सोच समझ करके बताइए। दुर्लभ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न दुर्लभ प्रश्न होते हैं। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि उनके भी इस तरह की जो है संस्कृत ग्रामर पूरी की पूरी है। 11वीं 12वीं पढ़ने वाले संस्कृत साहित्य वाले उनको भी जोड़िए। रीट टेट वगैरह जो भी आपके दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड वगैरह जहां पर भी संस्कृत से संबंधित आपके जो भी नवोदय विद्यालय वगैरह, राजस्थान बोर्ड या फिर कहीं पर भी आप संस्कृत का सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई कुछ भी दे रहे हो तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दुर्लभ प्रश्न पूछ रहे हैं। जी हां, उत्तर दीजिए इसका। जिसने भी उत्तर दिया है हिम्मत करके, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। सबसे बड़ी भूल आपकी है कि आप शेयर नहीं करते हो। शेयर करोगे तो वीडियो अच्छी क्वालिटी में चलेगा, सब लोगों के पास पहुंचेगा, ब्राउज होगा, सब लोगों के पास जाएगा। चलिए इसका समय समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इतना सोचने का टाइम नहीं होता है आपके पास। चलिए हम बता देते हैं। तो चलो बोर्ड पे, चलिए पहले प्रश्न का उत्तर सही बता देते हैं। उत्तर सही बता देने से पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर आपको कहां देने हैं। आपको लाइव चैट के अंदर देने हैं, कमेंट में नहीं देने हैं। जब तक आप जो है 9:30 से देखना शुरू कर देते हो तो आप जो है प्रतियोगिता में भाग लेते हो, और नहीं उसके बाद में देख रहे हो आप वीडियो, तो यहां पर जो है आप केवल इनके एक्सपीरियंस को किसने किसका उत्तर दिया लाइव चैट ऑन करके आप देख सकते हो और कमेंट में अपनी बात बता सकते हो बाद में। और जब तक जो है ये आपके 9:30 बजे से कंटिन्यू लाइव चल रहा है तब तक आप लाइव चैट कर सकते हो, उसके बाद में लाइव चैट बंद हो जाता है। तो देखिए यहां पर पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वो कैसे हैं कि वहां पर आपके जो है ये कारक विभक्ति है। ये कारक विभक्ति क्यों है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो है आपके यहां पर दो बात लिखी है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। ये आप बात भली भांति जानते हो कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में क्या अंतर है। यानी जो कारक जो विभक्ति क्रिया के कारण आती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, और जो विभक्ति और जो कारक किसी शब्द के कारण आते हैं उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहां पर पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो यहां क्रुद्ध धातु के योग में आपको क्रुद्धनाम यम प्रतीकोप सूत्र आपको पता है, उस हिसाब से क्रुद्ध धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। इसलिए क्रिया के कारण जहां विभक्ति आई उसे कारक विभक्ति कहते हैं। किसी शब्द के कारण जैसे नमः स्वस्ति स्वा स्वेदा अलम वसट, इन शब्दों के योग में जो विभक्ति आती है उस विभक्ति को, जैसे गणेशाय नमः, तो यह गणेशाय नमः के अंदर जो है नमः शब्द के योग में विभक्ति आई है चतुर्थी, और यहां पर पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो पुत्राय के अंदर जो विभक्ति है इस चतुर्थी में और इस चतुर्थी में क्या अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करता है ये आपका पहला प्यारा सा प्रश्न। तो आपको समझ में आ गया, पुत्राय के अंदर कारक विभक्ति है और गणेशाय के अंदर उपपद विभक्ति है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आपने कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का कारक प्रकरण का पहला प्रश्न क्लियर कर दिया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न संख्या 2, इत्थम भूत लक्षणे सूत्रानुसार भवतः द्वितीयकरण कारको, तृतीयकरण कारको, चतुर्थी संप्रदान कारको, पंचम आपादान कारको। बताइए, इत्थम भूत लक्षणे नाम का सूत्र है, उसमें सूत्रानुसार भवतः यानी होते हैं, क्या क्या होते हैं, विभक्ति और कारक बताना है। द्वितीय क्रम कारक में इत्थम भूत लक्षण आता है, या फिर तृतीय करण कारक में आता है, या चतुर्थी संप्रदान कारक में आता है, या पंचमी आपादान कारक में आता है। कहां पर आता है जल्दी से बताइए, आपके कमेंट का इंतजार है। शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगाइए। जी हां, उत्तर देते रहिए। सर्वप्रथम और सर्वाधिक सही उत्तर देने वाले विजेता होंगे। इसी तरह से 25 टॉपिक है जो पढ़ाए जाने हैं, आप सुनिश्चित कर लें कि आप ही हर बार विजेता रहेंगे। चलिए, दूसरे प्रश्न का समय समाप्त हुआ। चलते हैं इसका सही उत्तर बताने के लिए बोर्ड पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कैसे है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यानी इत्थम भूत लक्षणे, यह सूत्र क्या कहता है, इत्थम भूत लक्षणे, यह सूत्र यह कहता है कि किसी इस इत्थम यानी इससे
इससे किससे? यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है? तृतीया करणौ। तृतीया करणौ का मतलब होता है तृतीया विभक्ति और करण कारक दोनों होते हैं इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के कारण। इससे यानी इस से भूत यानी प्राणी के लक्षण यानी लक्षणों का पता चलता है। इससे प्राणी के लक्षणों का पता चलता है यानी प्राणी के लक्षणों के आधार पर जिस विभक्ति का निर्धारण किया जाता है वो होते हैं तृतीया विभक्ति और करण कारक। जी हां, कैसे? यहां पर जैसे लिखा स जन है, जटा भी, तापस है, प्रतीयते। तो यहां पर वह मनुष्य तापस है, इस तीनों के अंदर प्रथमा है, यह कर्ता कारक है, इसके 2 विशेषण हो गए। लेकिन जटा भी जटाओं के कारण तपस्वी लग रहा है, वह मनुष्य जटाओं के कारण तपस्वी लग रहा है। तो जटा आपके क्या है? यह आपका लक्षण है और लक्षण के अंदर तृतीया विभक्ति आती है, यह आपके इत्थम भूत लक्षण सूत्र कहता है। उस अकॉर्डिंग आपके जो है जटा भी, जटा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता भी की तरह जटा भी हो गया। उसी तरह से एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे बालक है, पुस्तकई, छात्र है, प्रतीयते। यानी कि कोई भी छात्र होता है, कोई भी बालक होता है, वो पुस्तकों से स्टूडेंट लगता है। बॉय इज फीलिंग द स्टूडेंट बाय बुक्स। तो पुस्तकों के अंदर तृतीया विभक्ति आई है, ये इत्थम भूत लक्षणे नामक सूत्र है, उसके हिसाब से तृतीया विभक्ति आई है। और भी तृतीया के बहुत सारे सूत्र है। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही समझने की बात है। एक ही प्रश्न में 3 बातें क्लियर हो रही है। स्नेह यानी स्नेहति, इसका मतलब होता है प्रेम करना। स्पर्श धातु यानी स्पर्शति, इसका मतलब होता है स्पर्श करना। और स्प्रिय है यानी स्प्रियति यानी इच्छा करना। ये 3 धातुएं हैं, प्रेम करना, स्पर्श करना और इच्छा करना। तीसरा अपि धातु नाम योगे, तीनों भी धातुओं के योग में क्रमशः कारक है आयाति, क्रमशः कारक आता है। कौन कौन सा कारक आता है वो क्रम से बताना है, यानी स्नी धातु के योग में कौन सा आता है, स्पर्श धातु के योग में कौन सा आता है और स्प्रिय धातु के योग में कौन सा आता है। एक का भी पता है तो आइडिया लगा करके बता दीजिए, क्योंकि बीच वाला, पहले वाला, बाद वाला, और एक का भी पता नहीं है तो भैया जाइए चैनल पर और पढ़िए। हमारे चैनल पर इस तरह से पढ़ाया हुआ है कि आप खुद शॉर्ट नोट्स बना करके अपने बहुत ही पूरा क्राइटेरिया निर्धारित करके अपने नोट्स नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए, पहले ऑप्शन में अधिकरण कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक है। दूसरे में कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक है। तीसरे में संप्रदान, अधिकरण और कर्म कारक है। चौथे में संप्रदान, कर्म कारक और अधिकरण कारक है। बताइए इन तीनों धातुओं के योग में कौन सा कारक आता है, उस हिसाब से आंसर देना है। जटिल क्वेश्चन है क्या? अरे ऐसे जटिल नहीं होते हैं, आइडिया लगाओ उत्तर आ जाएगा सही। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। वो क्यों है ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पहली आपकी स्नेह धातु, स्नेह का मतलब होता है प्रेम करना, और उसके बाद में आपकी दूसरी है वो है आपकी स्पर्श धातु, स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना, और तीसरी आपकी धातु है स्प्रिय है। ये तीनों धातुएं एक जैसी है, इसलिए यहां पर जो है हमने आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन दिया है। अरे कंफ्यूजन नहीं है, इससे तो सब कुछ सोल्व हो रहा है। तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो स्नेह धातु के योग में हमेशा आपके जो है सप्तमी विभक्ति आती है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आता है। ये क्यों आता है? जिससे प्रेम किया जाता है उसमें जो है उसमें सप्तमी अधिकरण आते हैं, लेकिन जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी आती है। ये उल्टा सिस्टम है, इसलिए अच्छे से याद रखना। स्पर्श धातु के योग में जो अनिश्चित तथा युक्तम च अनिश्चितम नाम का सूत्र है, उस हिसाब से कोई काम करते हुए किसी ने मतलब
किसी कोई कहता है ना कि भाई चलते हुए हमने तो जो है ऐसे ही एक पंथ दो काज, यानी एक काम तो कुछ और ही कर रहे हैं, चलते चलते कोई और दूसरा काम कर लेते हैं। तो जो दूसरा काम करते हैं उसके अंदर जो है आपके स्पर्श करना, स्पर्श धातु के योग में किसी को चलते हुए कोई स्पर्श कर देते हैं तो उसके अंदर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक आता है। और उसके बाद में स्त्री भी है, यानी इच्छा करना, किसी भी चीज की इच्छा की जाती है तो वहां पर इच्छ धातु आती है तो नहीं होता है, स्प्रिय धातु आती है। तो स्प्रिय धातु के योग में जो है आपके चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आता है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहां पर आपके जो है पिता पुत्रे स्नेहति, ये आपका जो है स्नेह धातु के योग में जिससे प्रेम किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति आती है, पिता पुत्र से प्रेम करता है। अब स्पृश धातु के जैसे बालक है, ग्रामम, गच्छन, पुष्पम, स्पृशति, स्पृशति। तो बालक गांव में जाते हुए पुष्प को स्पर्श करता है, तो बालक का टारगेट और पुष्प को स्पर्श करना नहीं है, बालक का टारगेट है गांव में जाना। तो गांव में जाते हुए, तो गांव के अंदर तो आपके जो द्वितीय कर्म कारक है, जो आपके कर्तुरीप से तम कर्म है उस सूत्र के अनुसार है जो आपके द्वितीय आ गई। लेकिन तथा युक्तम चानीप सितम सूत्र के अनुसार जो है पुष्पम के अंदर स्पृश धातु के योग में इस पुष्पम के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति। आपको पूछ सकते हैं कि बालके ग्रामम गच्छन पुष्पम स्पृशति, अत्र जो आपके तथा युक्तम चानीप सितम सूत्रानुसार कुत्र द्वितीय अस्ति, ग्रामम पुष्पम गच्छन बालक है। ऑप्शन में पूछ लिया तो आपके पुष्पम राइट होगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर स्प्रिय धातु यानी इच्छा करना, जैसे बालक है पुष्पाय स्प्रियति, तो बालक पुष्प की इच्छा करता है, तो जिसकी इच्छा की जाती है उसके अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति आती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तीनों बातें एक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात सीखी आपने। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने वाला, कारक का निचोड़। बालक वृंदावनम विना उपवस्ति, बालकेन वृंदावनम विना उपवस्ति, बालक है वृंदावनेन विना उपवस्ति, बालकेन वृंदावनेन विना उपवस्ति। सही उत्तर बताओ। कारक पूरा आता है तो ये उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? जी हां, सही उत्तर बताएं। सही उत्तर देने वाले अपने आप में आनंदानुभूति करेंगे और सही उत्तर नहीं देने वाले दुखी न होएं। कभी भी कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में आपने प्रैक्टिस नहीं किया, याद नहीं किया। भूतकाल साक्षी है कि जिसने अध्ययन किया उसी को ही सही आंसर आते हैं और जिसने नहीं किया उसे नहीं आता है। आपकी होशियारी अपने आप पास में ही रहती है कि मैं तो होशियार हूं। भाई होशियार तो वो भी अनपढ़ औरतें होती हैं जो पूरे गांव का हिसाब किताब रख सकती हैं, वो होशियार है, उनकी होशियारी उनके पास में ही है। तो आपकी होशियारी आपके पास में ही रहेगी अगर आप अध्ययन नहीं करोगे। स्वाध्यायात् मा प्रमत्तः, है ना। सेल्फ स्टडी में कोई भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए। चलिए, समय समाप्त हुआ, हम चलते हैं बोर्ड पर इसका उत्तर बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर क्या राइट होगा? प्रश्न संख्या 4 के अंदर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 1 राइट कैसे है उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक आपके जो है बात लिखी हुई है विभक्ति टॉपिक के अंदर है, जो यहां पर लिखे उपपद उपपद विभक्तिर कारक विभक्ति बलियसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति है वो बलवान होती है। बलवान होती है मतलब जहां पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों आ जाती है वहां पर उपपद विभक्ति नहीं चलती है, कारक विभक्ति चलती है। यानी कारक विभक्ति क्रिया वाली जो विभक्ति है वो शक्तिशाली होती है, शब्दों वाली विभक्ति है वो शक्तिशाली नहीं होती है। तो यहां पर दोनों बात देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन राइट है। वो कैसे है
कि यहां पर लिखा है बालक है वृंदावनम विना उपविशति उपवसति। तो यहां पर उपवसति है ना, वो क्रिया है, उस क्रिया के कारण यहां पर वृंदावनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। और ये आपके विना शब्द के योग में पृथक विना ना भी अन्य तरश्याम, वहां पर द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों होती है। तो यहां पर आपके वृंदावनेन नहीं आएगा, तृतीय नहीं आ सकती, वृंदावनात नहीं आ सकता। विना शब्द के योग में तीनों ही विभक्तियां होती है, तो ये दोनों नहीं आएगी, केवल वृंदावनम ही आएगी जो आपके उपविशति के कारण आएगी। और उसका कारण यहां एक्सप्लेन करते हैं। देखिए विना शब्द के योग में तो पृथक विना ना भी अन्य तरश्याम आते हैं, और ये आपके उपान वद्यांग वश है सूत्र है, उसके अंदर उपसर्ग अनु उपसर्ग अधि उपसर्ग आ उपसर्ग के साथ में वस धातु आ जाए तो वहां पर जो है अधिकरण के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति आएगी। तो यहां पर उपवस्थी, ये क्या आ गया, उपवस्थी, उप उपसर्ग के बाद में वस धातु आ गया, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति आई, इसलिए ये पहला ऑप्शन राइट है, बाकी सब आपके गलत है। पांचवा प्रश्न, गोमयात वृश्चिकः जायते, अत्र गोमयात शब्दे पंचम आपादानेयो विधायक सूत्रो अस्ति। यहां पर इसका विधायक सूत्र कौन सा है, गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमयात में जो आपके पंचमी अपादान कारक है, इन दोनों का विधायक सूत्र कौन सा है, भुवः प्रभवः जनि कृतु प्रकृति भित्रार्थानां भय हेतु या फिर आख्यातोपयोगे। इन पांचों में से कौन सा सूत्र है। इस प्रश्न को हमने सरल दिया था, यहां पर कठिन सेट कर रहे थे, लेकिन फिर आप दुखी हो जाते कि तो बस ठीक नहीं लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस टॉपिक का जो है टेस्ट होता है उससे पहले आप पूरा अध्ययन कर लो, तभी जाकर के आप पारंगत हो पाएंगे। और हम बता देते हैं कि जो आपके 11वां टॉपिक है, 10वां टॉपिक है आपका वाच्य, संस्कृत व्याकरण की आत्मा, वाच्य समझ लिया तो 10 टॉपिक तो ऐसे ही साथ में समझ में आ जाएंगे। 10वां टॉपिक वाच्य, जो इसके अगले क्लास में होंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए। पांचवे का उत्तर हम बोर्ड पे समझा देते हैं, उससे पहले आपके मन में दिमाग में कुछ हो तो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। हम भी बता देते हैं कि कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ाई हुई है। आप भी एक बार खोल करके देखें कि हमने एक एक शब्द पर क्या विशेष टिप्पणी की है कि इस शब्द में ये विभक्ति है, ये वचन है, या अव्यय है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, इस कारण से ये हुआ है, इस कारण से ये समास है, ये आपके प्रत्यय है। एक एक शब्द के अंदर गहराई से बातें बताई है। ऐसे सीधा प्रश्न की लाइन पढ़ी और उत्तर बोला, ऐसे नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए आप लोगों को भी वहां पर अध्ययन करना चाहिए। पैराग्राफ का, श्लोक वाले पाठ हमने कैसे पढ़ाए हैं, उस हिसाब से वहां पर कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक जो भी सूक्तियों वाले पाठ हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए कि वहां पर कौन कौन सी सूक्तियां हैं। और बच्चों को तो आपको कहना ही चाहिए, लेकिन जो रीड संस्कृत भाषा का बैकग्राउंड टीचिंग में हमने अध्ययन करवाया वो आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। चलिए चलते हैं बोर्ड पे, वहां पर 5वें प्रश्न का उत्तर बताते हैं और व्याख्या करते हैं। अंतिम क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हम बता देते हैं, गोमयात वृश्चिकः जायते। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके 2 राइट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ऑप्शन नंबर 2 है जनि कृतु प्रकृति, ये आपके राइट है, जिसके अंदर गोमयात वृश्चिकः जायते। तो इसमें जन धातु के योग में कर्ता के अंदर जो है प्रकृति है, उसमें कर्ता का जो कारण होता है प्रकृति, जन धातु के योग में कर्ता का जो कारण होता है उसमें पंचमी अपादान होते हैं। और भी आपके ऑप्शन नंबर जो है 1 के अंदर जो लिखा है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः का मतलब होता है भू धातु के योग में, जो आपके भू धातु के योग में उत्पत्ति का कारण होता है, जैसे गंगा हिमालयात,
प्रभवती, तो हिमालयात के अंदर पंचमी विभक्ति है वो इस सूत्र के कारण है। गोमयात वृश्चिक है जायते वो इस सूत्र के कारण है। और भीत्रार्थानां भय हेतु, इसके अंदर जो है भय का कारण होता है, भय हेतु कहां पर, भी और त्रा अर्थ वाली धातुएं, भी का मतलब विभेति, त्रा का मतलब त्रायते और रक्षति यानी रक्षी, ये तीन धातु आती है, उसमें डर का जो कारण होता है उसके अंदर पंचमी होती है। जैसे बालक सिंगात विभेति। और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है वो आपके आख्यातोप योग्य है। आख्यातोप योग्य कहते हैं, यह सूत्र कहता है आख्यात उपयोगी। आख्यात का मतलब होता है जो पढ़ाने वाला होता है उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। आख्यातोपयोगी का मतलब होता है कि जो नियम पूर्वक पढ़ाता है उस गुरु अध्यापक या उपाध्याय के अंदर पंचमी विभक्ति आती है। बालक जो है अध्यापक से पढ़ता है तो अध्यापक से नियम पूर्वक पढ़ता है, इसलिए बाल जो अध्यापक है उसके अंदर पंचमी आएगी, तृतीया नहीं आएगी। तो हम जो है उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी सी लगी थी। इसी तरह से हमारे चैनल पर ज्वाइन रहिए और इसी तरह की प्रश्नोत्तरी को हमेशा साथ में आप लोग देते रहिए। अपने मित्रों को शेयर भी करिए, जरूर करिए, और सारी की सारी प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पर बरकरार रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें।